एक बार पूरी पढ़ जैसी अब आज आ तो एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े ज़्यादा अलग बात है। मैं कह रहा हूँ जब पहले पढ़ाना स्टार्ट करो ना वो लास्ट टॉपिक है वो है। हाँ तो पढ़ेंगे कोई 5 7 10 आऊँगा तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो क्या पढ़ाऊँ फिर आओ मरिया मरिया हैं। माइक चालू है क्या? माइक माइक चालू है क्या? कर दे। देखो इधर भाई, आज जो टॉपिक है ना अपना वो है भारत की जनगणना। और जनगणना 2011। देखो इसको अपने साथ में प्रश्न भी लेके आ गया आज है ना। कल अपन ने प्रश्नों से किया था ना तो बढ़िया लगा। प्रश्नों के साथ ही अपन टॉपिक को कवर कर देंगे, ठीक है ना। बस बता दूंगा पूरी बातें बीच में। तो जनगणना 2011, एक बात तो ये है कि जनगणना होती है हर 10 साल से। अब होनी तो चाहिए थी 2021 के अंदर, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाई। तो अब आगे जल्द ही होगी जनगणना, ठीक है ना। बाकी आज तक शुरू हुई है 1872 में पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद 1881 में जनगणना हुई थी, उसके बाद हर 10 साल से हो रही है। जैसे 1891 है, ठीक है ना, 1901 है, इस तरह से होते होते ये जनगणना हुई है। ये जो भारत की जनगणना है ना अपनी 2011 वाली, ये 15वीं जनगणना है। एक प्रश्न तो यही है। अब दूसरी बात है कि आपके दिमाग में यह एक कभी प्रश्न कि जनगणना 2011 है तो इतनी पुरानी जनगणना अपन क्यों पढ़े। तो जब तक आने वाली जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होंगे तब तक प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो ये भी नहीं है कि जनगणना कोई एक दिन का काम है, एक दिन में हो जाएगी। यदि आज से भी आगे से शुरू हो तो इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद उसका डेटा आएगा, वो अपडेट होगा। फिर बाद में देखो इसके अंदर 2 टाइप के है ना, कोई जनगणना होती है ना जनगणना, उसके अंदर 2 टाइप के आंकड़े होते हैं। एक होता है अनंतिम, अनंतिम, और एक होता है अंतिम। पहले जो आंकड़ा जारी किया जाता है ना वो अनंतिम, मतलब वो फाइनल नहीं होता है वो, ठीक है ना। और उसके बाद और दोबारा इसको चेक करके दोबारा इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं, तब वो फिर फाइनल आंकड़ा जारी होता है अंतिम। उसके बाद अंतिम से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरी बात यह कि आने वाली जो जनगणना है उसके यदि अनंतिम आंकड़े जारी होते हैं तो पहले जब तक अंतिम रूप से आंकड़े जारी नहीं होंगे तब तक यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो तो आपके दिमाग से निकाल देना कि आने वाली जनगणना है उसके प्रश्न अपने याद करें। जनगणना 2011 आपको पढ़नी पड़ेगी, क्लियर। और जब तक आपका एग्जाम है तब तक ये पॉसिबल भी नहीं है कि आने वाली जनगणना से आप प्रश्न पढ़ें या प्रश्न आए, ठीक है। तो याद रखना अपने को यही पढ़नी है 15वीं जनगणना 2011। ये डायरेक्ट ही प्रश्न आता है कि जो 2011 की जनगणना है वो क्रम से कौन सी जनगणना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन प्रश्नों से ही करेंगे ज़्यादा। कि सबसे पहले तो एक आपको ये पूछ ले कि जनगणना शुरुआत कब हुई थी, जनगणना प्रारंभ कब हुई थी। तो एक तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 ईस्वी में। ये पहली जनगणना है अपनी 1872 में। और 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि किसके काल में सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड मेयो। उसके बाद में दूसरा एक प्रश्न और बनता है, ये तो डायरेक्ट ही प्रश्न ये पूछ लेंगे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो 1872, यही आपका जवाब होगा। दूसरा ये पूछ ले कि नियमित रूप से सबसे पहले जनगणना शुरू कब हुई। ये प्रश्न अलग है ना। इसमें बाकायदा ऐसे लिखा होगा नियमित रूप से सर्वप्रथम जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना। इसमें और ऊपर वाले में प्रश्न में फर्क है। ये तो पहली बार हो रही है। नियमित रूप का मतलब ये हो गया कि रेगुलर, क्योंकि एक प्रश्न तो डायरेक्ट ही आता है ना। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जनगणना होती है कितने वर्ष के अंतराल से, 10 वर्ष के अंतराल से।
है ना। ये तो प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया 10 वर्ष के अंतराल से। तो जब 1872 में पहली बार जनगणना शुरू हो रही है और दूसरी जनगणना है वो 1881 में हो रही है ना, उसके बाद कंटिन्यू 10-10 साल के अंतराल से हो रही है। तो यदि ये प्रश्न पूछ ले कि भारत में सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई, तब आपका आंसर होगा 1881। और इस टाइम जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ये आप इतिहास में पढ़ते होंगे, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन। ये दो नाम याद रख लेना। अब ये भी याद रखना कि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये तो है ही है, ये 2 साल तो है ही है, यहाँ से तो प्रश्न बहुत ज़्यादा आ गया। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। तो पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? 1872। किसके काल में? लॉर्ड। और नियमित रूप से पहली बार जनगणना 1881। क्लियर मेरी बात? अब देखो कुछ प्रश्न है, जैसे एक पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया? देखो इधर एक चीज तो वही बात है कि अनुसूची है ना, तो भारतीय संविधान आपके चल ही रहा है, उधर पूरा एक सब्जेक्ट ही है भारतीय संविधान के नाम से, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, तो उसके अंदर पढ़ क्या रहे हो? उसके अंदर संविधान तो पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। तो इस संविधान के अंदर इसको कुछ अनुच्छेदों में डिवाइड किया गया है, अनुसूचियों में डिवाइड किया गया है, भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस भारतीय संविधान के अंदर टोटल अनुसूचियां हैं कितनी? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। इन 12 अनुसूचियों में से प्रश्न यहां से पूछा है इसने कि ये जो 12 अनुसूचियां दे रखी हैं उसमें जनगणना कहां है? तो इसमें एक अनुसूची है इन 12 में से 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची वहां पर है। तो जवाब तो अपना यही हो गया, 7वीं अनुसूची। अब थोड़ा सा याद आप रखो कि 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? ये ऐसे हो गया पीयूष, अलग अलग टाइप के। देखो इधर संविधान की कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। बाकी तो आप अनुसूची पढ़ोगे आप पॉलिटी के अंदर, तो फिर बाद में तो वो तो एक पूरी क्लास ही हो जाती है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 7वीं अनुसूची के बारे में जानते थोड़ा बहुत? क्या है? बस है वो तो 8वीं में कहीं 7वीं में नहीं करो। अच्छा 7 ही पूछ ली, 7वीं याद नहीं है ना, और सब याद है। देखो इन चीज़ों को याद करो भाई, ठीक है। अनुसूची आधा पेज का ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये चीज़ याद होनी चाहिए। अनुसूची के अंदर क्या दे रखे हैं? विषय दे रखे हैं कुछ। और इस अनुसूची के अंदर 3 प्रकार की सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे विषय हैं, भाई आप ये सब जानते होंगे कि किसी भी विषय पर यदि कानून बनाना हो तो कानून बनाने का काम किसका है? भाई यदि कानून बनाना है तो कानून बनाने का काम केंद्र में संसद करती है और राज्यों में विधानमंडल करता है। विधानमंडल करता है। फिर संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य के अंदर विधान परिषद हो। जैसे अपने राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। तो विधानमंडल राज्यों में क्या करेगा? कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। और सेंटर में कौन बनाएगा? संसद। शायद ये भी तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं संसद की बात कर रहा हूँ, संसद का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार किसी भी विषय पर क्या बनाती है? कानून बनाती है। तो उसकी प्रोसेस शायद आप जानते होंगे कि भाई इसके 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और इसी का एक अंग और है राष्ट्रपति। अंग तो है राष्ट्रपति लेकिन इसका सदन नहीं है,
ठीक है ना। अब यदि किसी विषय पे कानून बनाना हो तो पहले मान लीजिए इसके अंदर उसको पेश किया गया, यहाँ से ये पास हो गया, पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पेश किया जाएगा, वहाँ से पास होगा, पास होने के बाद किसके पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब इसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो क्या होगा, वो कानून बन जाएगा। ये तो प्रोसेस है। यदि पहले यहाँ भेजा जाता है तो यहाँ से पास होने के बाद यहाँ जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट किसके पास, राष्ट्रपति साइन करेगा तो वो जाके कानून बनेगा। ऐसा ही सेम राज्यों के अंदर होता है। राज्य के अंदर जो राज्य सूची के विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। तो राज्य सरकार के अंदर फिर बाद में जैसे मान लीजिए बात अपन राज्य सरकार की करते हैं, राज्य सरकार का मतलब भाई राज्यों की सरकार है। यहाँ यदि मान लीजिए राज्य सूची का कोई विषय है और उस पर कोई हमें क्या बनाना है, कानून बनाना है, कानून बनाना है, तो फिर प्रोसेस क्या होगी कि भाई यदि ये 2 सदन वाला है, भाई यहाँ क्या होगा, विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा। और विधानमंडल यदि 2 सदन वाला है कि मान लीजिए कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। हालांकि ये इतना यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, टॉपिक उधर आपका अलग है। और एक इसका जो विधानमंडल का अंग होता है वो राज्यपाल होता है। अंग सेम वैसे ही जैसे संसद के 3 अंग होते हैं। अब यदि यहाँ पर अपने को कानून बनाना है तो पहले एक सदन में पेश किया जाएगा, यहाँ से पास होगा, वो दूसरे सदन में पेश होगा, वहाँ से पास होने के बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देगा और वो कानून बन जाएगा। यदि बाई चांस मान लीजिए कि विधान परिषद है ही नहीं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो फिर बाद में इस सदन में पेश किया जाएगा इसको, यहाँ से पास होगा, पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देगा, वो कानून बन जाएगा। तो पीछे जो अपन बात कर रहे थे ना ये कि 7वीं अनुसूची के अंदर 3 प्रकार की सूचियां हैं। कितने प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो ये संघ सूची है, संघ सूची, संघ सूची का कोई भी विषय है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संघ सरकार या केंद्र सरकार के पास। मतलब इस सूची के अंदर कोई भी विषय यदि है तो वहां कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे क्या है, संघ सूची का विषय है। आपने स्पेशल किसी राज्य की रेल थोड़ी देखी है आपने, भारतीय रेलवे देखते हो आप, ठीक, वो अलग बात है, उसको जोन में बांट दिया, वो तो एक सुविधा के लिए बांटा ना, बाकी तो उसमें मेन तो भारतीय रेलवे लिखा होता ना। आपके पास नागरिकता किसकी है, भारत की है, राजस्थान की थोड़ी है, नहीं है। तो नागरिकता पे यदि कानून बनाना हो तो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। रेलवे पे कोई कानून बनाना तो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। तो वैसे ही है ना, जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, जनगणना। जो अपन ये जनगणना पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, ये जनगणना है संघ सूची का विषय। किसका, संघ सूची का विषय। इसको बंद कर दे रहे, संघ सूची का विषय। आपको प्रश्न ये पूछ लेना कि जनगणना कौन सी सूची का विषय, तो आपका जवाब क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जनगणना कराने का काम कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और इससे संबंधित यदि कुछ नया करना है, कुछ नया जोड़ना है, हटाना है, तो कौन हटाएगी, मतलब राजस्थान या राज्य सरकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जनगणना जो विषय है वो संघ सूची का विषय है, पहली बात तो ये। दूसरा इधर लिखा हुआ है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब ये है कि राज्य सूची का जो भी विषय होगा, मतलब इस सूची के अंदर कोई भी विषय डाला हुआ है, तो उस पर यदि कानून बनाना हो ना, तो कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इधर राज्य सरकार बनाएगी। जैसे पुलिस राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है ये। उसके बाद एक सूची और है, समवर्ती सूची। हालांकि हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए अपन डायरेक्ट इतना नहीं बात करेंगे, तो लास्ट बताता हूं मैं। समवर्ती सूची के अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी विषय डाला जाता है ना,
उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। लेकिन इन दोनों के बीच उस विषय को लेकर, जो विषय समवर्ती सूची में डाला गया है, विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का जो भी कानून है वो माना जाएगा। यहां केंद्र सरकार मजबूत है। तो एक शब्द आता है जनसंख्या। क्या आता है? जनसंख्या। ये जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या, ये समवर्ती सूची का विषय है। बात पड़ी पल्ले। जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना कराने का काम है वो केंद्र सरकार करेगी। जनसंख्या, जनसंख्या शब्द है, जनसंख्या, जैसे जनसंख्या पे कंट्रोल करना है ना, या जनसंख्या के लिए कुछ भी कल्याण के लिए कार्य करने हैं, तो केंद्र सरकार भी योजना लाती है, राज्य सरकार भी योजना लाती है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ये स्पेशल याद रख लेना। अब यदि आप इसके अंदर लिखना चाहो तो ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए था। आप पहला तो जो अपना जो प्रश्न है ना वो यही है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इधर। तो आप यदि लिखना चाहो तो आप ये समझाने के लिए बाकी आप चीज लिखो, तो आप ये लिखो इधर कि जनगणना है वो संघ सूची का विषय है और जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। अरे क्यों रहे पीछे नहीं, फिर चला जा, जबरदस्ती क्यों बैठा है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न ये था अपना। ले लिया? आगे देखो, तो ये प्रश्न है, ठीक है, आगे चलो। फिर एक प्रश्न और है, देखो इधर कि भारतीय संविधान की किस धारा, धारा का मतलब यहां पर अनुच्छेद है, किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको, संघ सरकार का मतलब जानते हो ना क्या होता है? केंद्र सरकार। ये संघ सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक ही है। आप ये सोचोगे ये नई सरकार कहां से आ गई, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है। हाँ, तो यदि ये नाम हो या वो नाम हो, एक ही है। तो इसके अंदर प्रश्न ये पूछ लेना कि थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है कि जनगणना तो किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो फिर बाद में दायित्व भी किसका बनता है? केंद्र सरकार का या संघ सरकार का? तो ये जो दायित्व सौंपा गया है इनको, वो किस आर्टिकल में है? तो धारा 246। अब यहां आप क्या लिखोगे? यहां आप ये लिखोगे कि भारतीय संविधान की धारा 246 में जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। ये लाइन लिखो आप। भारतीय संविधान की धारा 246 में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। लिखवाना प्रश्न ये तो, भारतीय संविधान की धारा 246 में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। लिया? आगे देखो, फिर देखो। अब एक बात और समझो आप पहले कि इसके अंदर है ना, अब पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, तो ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की जानकारी हो गई। अब इसके अंदर देखो पॉइंट कौन कौन से आते हैं। यदि आप पढ़ रहे हो जनगणना, ठीक है, और जनगणना कौन सी पढ़ रहे हैं अपन अभी? 2000। क्रम से कौन सी है ये? 15वीं। पहली कौन सी है?
1872। नियमित रूप से पहली कौन सी है? वैसे वो दूसरी है, ये कौन सी है? यदि आपको ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की, ये तो शायद बता ही दोगे, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कौन सी होगी? हैं? भाई देश आजाद कब हुआ? तो नियमित रूप से 10-10 साल से होते आ रही है, तो 47 के बाद में तो क्या आएगा? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। अब सुनो मेरी बात, ये तो टोटल कुल 15वीं है। यदि आपको प्रश्न ये पूछ लेना कि स्वतंत्र भारत की ये जो 2011 वाली जनगणना है, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। सुनो ध्यान से मेरी बात। प्रश्न 4 हो गया आपके पास कि पहली जनगणना 1872, नियमित रूप से पहली 1881, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। 2011 वाली जनगणना है वो अब तक, पहले प्रश्न लो, 2011 वाली जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? 15वीं। सिर्फ ये पूछे ना अगला, स्वतंत्र भारत शब्द ना लगाओ प्रश्न में, सिर्फ ये पूछे कि जो ये जनगणना है 2011 वाली वो कौन सी है, तो आपका जवाब होगा 15वीं। 1871, 81, 91 इस तरह से क्रम से। और ये पूछ लेना कि जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो 7वीं। 2 लाइन ये और लिखो आप, लिखो एक लाइन तो ये लिखो आप, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951। फिर एक शब्द लिखो, जनगणना 2011, नीचे एक लाइन लिखो, जनगणना 2011, जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है। अब देखो, बात अपन ये कर रहे थे, मैं ये कह रहा था आपको कि जनगणना में पढ़ना क्या क्या पड़ता है। जनगणना में एक तो पढ़नी पड़ती है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब क्या है भाई? जन यानी लोग, लोगों की संख्या, कि भाई भारत की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, ये पढ़ना पड़ता है। एक इसके बाद अपने एक पढ़नी पड़ती है इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर जहां शब्द लग जाता है तो शायद आप जानते होंगे कि वो प्रतिशत में होता है हमेशा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़ते होंगे, तो वो जो दर के अंदर होता है ना, तो ये चीज हमेशा प्रतिशत में होगी। फिर जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब यह है कि जनगणना कितने सालों से हो रही है? 10 साल से। तो 10 वर्ष में प्रतिशत में वृद्धि, वही कहलाती है जनसंख्या वृद्धि दर। कैसे? कि अभी जो जनगणना हुई है वो तो 2011 है, पिछली जनगणना हुई 2001। 2001 की जो जनसंख्या थी उसकी तुलना में 2011 में जनसंख्या, एक तो ये कि भाई कुल संख्या में कितने लोग बढ़े, तो वो तो डायरेक्ट अपन बोल देंगे कि भाई इतनी संख्या में बढ़े, इतनी संख्या में बढ़े। लेकिन 2001 की तुलना में 2011 में, ये पीछे एक शब्द और लगा रहा हूं मैं, दशकीय। दशकीय, दशक का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष। मतलब 10 वर्ष के अंदर पिछली जनगणना की तुलना में जो जनसंख्या में
प्रतिशत में वृद्धि हुई वो कहलाती है जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर। समझ गए मेरी बात? तो आप जनगणना के अंदर दूसरी चीज पढ़ते हो दशकीय वृद्धि दर। उसके बाद आगे आप चलोगे तो एक इसके अंदर पढ़ते हैं अपन जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की औसत संख्या। औसत संख्या भाई कहीं ज्यादा रह रहे हैं कहीं कम रह रहे हैं, एवरेज निकालेंगे अपन, वो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति किलोमीटर नहीं, प्रति किलोमीटर का तो मतलब क्या हुआ भाई, प्रति किलोमीटर लिया यहां से लाडनू, अब लाडनू किलोमीटर में ये पट्टी है तो इस पट्टी पे थोड़ी काउंट करेंगे, वर्ग किलोमीटर उसमें जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली सीधी सी बात है कि जो भारत की जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है, उसमें क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व। एक शब्द आता है जनसंख्या घनत्व के बाद में, लिंगानुपात। क्या? लिंगानुपात। और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये क्या है? ये लिंगानुपात है। तो ये भी आप किस में पढ़ते हो? जनगणना में पढ़ते हो। उसके बाद एक आता है साक्षरता दर। क्या? साक्षरता दर। फिर वो अलग बात है कि साक्षरता दर को फिर आगे वापस आप डिवाइड करते हो, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ठीक है ना। प्रश्न यहां से भी आता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, लिंगानुपात में शिशु लिंगानुपात भी शामिल है। शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब है, शिशु का मतलब क्या होता है? बच्चा। 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनका लिंगानुपात, वो क्या कहलाता है? शिशु लिंगानुपात कहलाता है। और साक्षरता दर, साक्षरता दर में आप पुरुष भी, ओवरऑल साक्षरता दर भी पढ़ेंगे पूरे देश की, पुरुष साक्षरता दर भी पढ़ेंगे और महिला साक्षरता दर भी पढ़ेंगे। और साक्षर किसे माना जाए? 7 साल से अधिक आयु, क्योंकि जरूरी नहीं है 4 साल का बच्चा उसको अक्षरों का ज्ञान हो, इसलिए उसके लिए पहले से निर्धारित कर रखा है कि साक्षरता दर जब भी निकाली जाएगी तो 7 साल तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे उसमें। 7 साल के बाद की जो जनसंख्या है उसमें कितने लोग साक्षर हैं, वो साक्षरता दर होगी। क्लियर? तो एक साक्षरता दर पढ़ोगे आप। एक लास्ट में और अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके अंदर आजकल प्रश्न यहां से भी आता है, SC ST जनसंख्या या फिर इससे संबंधित आंकड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। SC तो क्या है? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति है, और ST क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति है। तो SC ST के आंकड़े भी बाकायदा पूछे जाते हैं। तो ये तो लास्ट की बात है, पहले ये चीजें याद होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी चीज और जनगणना में पढ़ी जाती है। तो जब भी आप पढ़ो इसको, तो पहले तो आपको ये पॉइंट ही याद होने चाहिए, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, भारत की साक्षरता दर क्या है, भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या है, भारत की महिला साक्षरता दर क्या है, और फिर SC ST के आंकड़े। उसके बाद आप अंदर जाओगे, फिर आप राज्यों में जाओगे। यदि आप सीधा सीधा एक एक राज्य भी याद करो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य,
अब ये चीज ठीक है, ये तो थोड़ा सा अपने माइंड में सेट हो गया कि भाई इस हिसाब से अपने को पढ़ना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, कोई आंकड़ा बताया, मैंने आपको 1872 बताया, 1881 बताया, तो वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। इधर भी वो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ये अपने को पढ़ना है इसके अंदर। ये टेबल बना लो आप, क्या इसका मतलब है ना। बनाओ जल्दी से। तो बना ली तूने? ले। तू तो आज बेमन से बैठा है, नींद आ रही? तो उसको तो आ रही थी थोड़ी देर पहले। अरे तू सो रहा थोड़ी देर पहले। उतार लिया? 0 से 6, 10 से 6 कौन साल हो लगी? ब्रैकेट है वो तो सुनना भी चाहिए तेरा, तो मतलब सुनने में ध्यान ही नहीं तेरा, ध्यान ही और कहीं है। हैं? ठीक लिया? देखो इधर, अब हिसाब से यही है कि इसको एक एक पढ़ो आप। पहले आप जनसंख्या को कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद आप आगे बढ़े टॉपिक को पढ़ो, ठीक है? तो प्रश्न तो होते रहेंगे, अपन कर लेंगे। ये देखो इधर, जनसंख्या जो पहला इसके अंदर जो टॉपिक है या पॉइंट है ना, वो बना जनसंख्या है। अब जनसंख्या है तो इसके अंदर आंकड़े फिर क्या क्या या पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो अब देखो इधर, अब जो भी मैं आंकड़ा लिखूंगा तो बार बार ये नहीं लिखूंगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अपना टॉपिक ही जनगणना 2011 चल रहा है। लेकिन आपकी एग्जाम के अंदर प्रश्न यदि कोई आएगा तो वो यहीं से शुरू होगा कि भारत की जनगणना के अनुसार, उसके बाद आगे प्रश्न जुड़ेगा।
तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, और भारत की जो जनसंख्या है वो है 121.08 करोड़। अब तो 140 करोड़ के आसपास चली गई है ना। तो इस फील्ड में तो खूब प्रगति करते हैं, बाकी हो ना हो चाहे। तो भारत की जनसंख्या है 121.08 करोड़। और ये जो जनसंख्या है ये है भाई 2011 की बात कर रहा हूं मैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। और इस जनगणना के हिसाब से जो भारत का स्थान है वो है दूसरा। मैं बात जनगणना कर रहा हूं, है ना, जनगणना से यदि प्रश्न पूछा जाए तो, ठीक है ना। पहला चीन चाइना का है, अब तो चलो अपने एक नंबर पे है। हाँ, क्लियर मेरी बात। देखो आपने पढ़ा होगा उधर कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हाँ 2.43 एग्जैक्ट आंकड़ा ये। मतलब विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका भारत का जो हिस्सा ये, विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत का हिस्सा ये, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहां से जो प्रश्न पूछा जाए, और तो मैंने बता दिया कि एक तो ओवरऑल पूछा जाएगा और फिर वही सर्वाधिक वाले कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। अब वाले लिखा है मैंने, सुनो इधर से, इसका मतलब एक से ज्यादा नाम लिखेंगे अपन। यदि एक ही लिखना हो ना तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 19.98 करोड़ है, लगभग 20 करोड़। और ये सर्वाधिक है। ये क्या है? सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक। ये तो एक नंबर पे है। उत्तर प्रदेश के बाद में जो दूसरा नंबर है ना वो महाराष्ट्र का है, और फिर है बिहार का, और उसके बाद है पश्चिमी बंगाल का। अब प्रश्न यदि थोड़ा सा डीप पूछ ले अगला तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन ना दे के आगे वालों में से भी एक आधा ऑप्शन दे दे, क्योंकि प्रश्न आते हैं ऐसे। आप सोचोगे कि तो ये तो थोड़ा सा याद कर लेना तरीके से, भाई उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र आपको 2 नंबर पे याद करना, बाकी उत्तर प्रदेश के पास में बिहार है, और बिहार के जस्ट आगे क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये जो गंगा नदी वाला बेल्ट है ना, मैंने एक दिन पहले भी शायद आपको बताया था कि जनसंख्या उसी क्षेत्र में ज्यादा निवास करेगी जहां कृषि डेवलप स्थिति में होगी। क्योंकि यदि कृषि विकसित अवस्था में या उसका ठीक ठाक विकास है, पानी है, तो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे नहीं। क्योंकि लोग प्लान कब करते हैं? एक तो देखो होता है कि भाई ठीक है आप नौकरी कर रहे हो तो दूसरी जगह सेटल हो गए, आपका व्यापार है, बिजनेस है, दूसरी जगह सेटल हो गए, तो वो संख्या तो कोई नाम मात्र की है ना। ज्यादातर लोग तो वही मजदूरी दिहाड़ी वाले हैं। अब वो लोग यदि बिहार में ही उनको अच्छी जमीन मिल रही है, जलोढ़ मिट्टी है, पानी मिल रहा है, तो फिर वो वहां से बाहर नहीं जाएंगे वो। अब आप सोचोगे कि पुचके वाले तो सारे बिहार के मिलते हैं, तो उनके पास जमीन नहीं है तो आ गए वो, होता ना। तब आए वो, ऐसे नहीं है उनके पास। मैंने पूछा था 1-2 बार
क्या तू बिहार से क्यों आया? क्या हमारे पास जमीन ही नहीं है। यूपी वाले देखना, मजदूर मजदूर यूपी की तरफ के मिलेंगे आपको। तो वो खेती यदि किसी के पास है तो वो खेती थोड़ी थोड़ी जाएगा भाई। आप दूर के जाओ, चलो अपने इस बेल्ट के अंदर है, ज़्यादा अच्छी खेती तो नहीं होती है, लेकिन जिसके पास ज़मीन ठीक ठाक है, ट्यूबवेल वगैरह है, वो रह जाएगा बाहर, ठीक, उतना काम चल जाएगा उसका। इसलिए उस बेल्ट में आपको जनसंख्या घनत्व तो भी सर्वाधिक बिहार का ही है। हाँ, तो वही कारण है मैन। अब आप जैसलमेर में जाओ, उधर एक वहाँ की जनसंख्या घनत्व है, एक उधर जाना इधर भरतपुर साइड में, वहाँ का जनसंख्या घनत्व देखना आप, तो फर्क है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, कुछ स्थिति है जैसे शहरीकरण हो रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो जब कर रहे हैं जब उनके पास कुछ इनकम के सोर्स है। अब ये नहीं है कि आय नहीं है जाके शहर में जाके सेटल हो जाए, वो तो नहीं है ना, तो ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य एक ही पूछ ले तो उत्तर प्रदेश है, और फिर आपको दो तीन और पूछ ले तो फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये याद करने हैं। वैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो आपका दिल्ली का है, ठीक है ना, है फिर उसे लगा रहे ईयरफोन नहीं, अरे रहने दे इसको, मत जगा इसको, आगे देखो, बाद में बात कर लेंगे, नहीं रोकना नहीं है, रोक दिया। उसके बाद देखो इधर एक प्रश्न ये पूछ ले कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सॉरी राज्य, नहीं रे रुक, डब्बे वाले राज्य तो सिक्किम है। गोवा तो क्षेत्रफल में है ना न्यूनतम, 6.10 लाख, 6 लाख लोग हैं पूरे सिक्किम के अंदर ही, है ना। सिक्किम के बाद में 2 नंबर पे, ये निशान समझ रहे हो ना, अपने बीच में लगा रखा मैंने, अब इधर कर रहा हूं मैं, है ना। तो सिक्किम के बाद में है मिजोरम, मिजोरम के बाद में है अरुणाचल प्रदेश, और फिर है गोवा। गोवा जनसंख्या में 4 नंबर पे है नीचे से। अब देखो एक प्रश्न और है, 1 मिनट बाद दिखा लो, 2 मिनट रुको। अब देखो एक प्रश्न और याद करना आपको, क्या आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जिला। अब आप कहोगे जिला, हाँ जिला मतलब पूरे भारत में जो जिले हैं ना, उनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। प्रश्न पूछे हुए यहां से, कौन सा है? ठाणे है, महाराष्ट्र में है ये, हाँ मुंबई से वही 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 ठाणे, है ना। 1.11 करोड़ जिले की जनसंख्या है। अपने जयपुर बड़ा शहर है, जयपुर की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 66 लाख है। ठाणे की कितनी है? फिर आपको ये पूछ ले कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जैसलमेर की जनसंख्या तो सिक्किम से ज्यादा है, लगभग इसके आसपास ही है, 6.6। न्यूनतम है देबांग घाटी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। देबांग नदी नहीं पड़ी थी क्या? किसकी सहायक नदी थी वो? ब्रह्मपुत्र की, है ना। इसकी जनसंख्या 7,948, 8,000 लोग हैं बस पूरे जिले में। तो खूब है यार, 8,000 तो गांव में मिल जाए अपने में, किसी बड़े गांव में। जिले की जनसंख्या है, पहाड़ी एरिया है उधर वैसे भी तो,
याद रखना है। ये जनसंख्या के अंदर प्रश्न पूछे तो यहां से पूछे कि भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का स्थान जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा है, पहला पूछ ले तो चीन का है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसको अंडरलाइन कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये याद करना है। इधर आप सिक्किम को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आगे वाले भी याद करने। पहला कोशिश ये करना है कि पहले या जब भी याद करो, सारे याद नहीं होना तो सबके चक्कर में एक बार आप एक एक याद करो, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। एक आंकड़ा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो जनसंख्या, तो वो आंकड़ा याद करो, फिर ये याद कर लेना। ये प्रश्न दोनों पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देबांग घाटी है। 10 की बढ़ती दर तो आज तो होगी नहीं, फिर बड़ा हो जाएगा टॉपिक, यहीं तक करवाएंगे, कल हो जाएगा तय है। पीयूष।